नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन अवश्य दबाएं और हमें आप पत्रम पुष्पम के साथ अनुग्रहित भी करते रहें। महाराष्ट्र का रोमांच जारी है। जी हाँ, महाराष्ट्र में जो गुगली और बाउंसर का खेल चल रहा है उसमें हमारे शरद पवार की गुगली के उत्तर में देवेंद्र फडणवीस की बाउंसर जो है वो बहुत कारगर रही है। और अजीत दादा पवार 40 एमएलए के साथ में, यानी 2/3 से अधिक एनसीपी एमएलए के साथ में न केवल एनडीए में शामिल हो गए हैं, साथ में उप मुख्यमंत्री भी बन गए। देवेंद्र फडणवीस जो वास्तव में यदि देखा जाए तो इसमें कहने में कोई भी हानि नहीं होगी कि महाराष्ट्र की जो सरकार है वो चला तो देवेंद्र फडणवीस ही रहे हैं। दिनेश शिंदे तो मात्र एक मुखौटा है। तो अब अजीत दादा पवार, सही में अगर देखा जाए तो अजीत दादा पवार और एकनाथ शिंदे जो है ये दोनों अब बीजेपी की बी और सी टीम मान लीजिए इनको, या दोनों को बी टीम मान लीजिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये ट्रिपल इंजन की सरकार बन गई है। अरे भाई, ये ट्रिपल इंजन की सरकार नहीं है, इंजन तो एक ही है। इंजन तो इसमें भाजपा ही है, 106 उनके एमएलए हैं तो वो इंजन है, और बाकी दोनों जो है वो 40-40 इंजनों की छोटी छोटी बोगियां हैं। तो अब ये मिला के हो जाते हैं कि पूरे के पूरे 288 जो टोटल इनकी संख्या है उसमें से 200 से कुछ कम, यानी 106, 40 वो हैं तो 140 और 40 ये हो गए 186। तो प्रश्न ये उठता है कि भाई ये जो सारा का सारा जो खेल हुआ है इसमें हम देख रहे हैं कि छगन भुजबल और प्रफुल्ल पटेल जैसे लोग भी शामिल हैं। तो इसमें जो कयासबाजी चल रही है और जो कुछ भी बातचीत चल रही है मैं उसका विश्लेषण कर रहा हूं। और जो बात चल रही है उसमें दो तरह की बातें आ रही हैं, बल्कि दो क्या कह सकते हैं, आपकी 2.5 3 भी कह सकते हैं। तो वो बात क्या आ रही है? पहली बात तो ये आ रही है कि साहब की ये तो खेल शरद पवार का ही किया हुआ है, शरद पवार का ही किया हुआ है। ये इसलिए लोग कह रहे हैं क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम के पहले अजीत दादा पवार के घर पर जो बैठक हुई थी उसमें सुले भी सम्मिलित थी। प्रफुल्ल पटेल और सुप्रिया सुले, आपको पता है कि वो एनसीपी के दोनों कार्यकारी अध्यक्ष हैं। जो अध्यक्ष हैं वो शरद दादा पवार हैं। तो शरद राव पवार जो हैं वो अध्यक्ष, ये दोनों कार्यकारी अध्यक्ष उस मीटिंग में सम्मिलित थे। तो ये बात हो रही है कि भाई ये तो शरद पवार की सहमति के बिना ना तो प्रफुल्ल पटेल वहां आ सकते हैं, ना सुप्रिया सुले वहां आ सकती। और सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल दोनों थे, प्रफुल्ल पटेल यहाँ आ गए तो ये निश्चित ही शरद पवार का कोई गेम है, उनकी कोई नई गुगली है जिसमें उन्होंने प्रफुल्ल पटेल को एक ट्रोजन हॉर्स की भांति, आपको पता है ना वो जो ट्रॉय की लड़ाई थी उसमें एक ट्रोजन हॉर्स भेज दिया गया था जिसके अंदर कुछ सैनिक छुपे हुए थे। और जब ट्रॉय वालों को लगा कि भाई जो ग्रीक वाले जो है वो चले गए हैं, अपना ये घोड़ा यहाँ छोड़ गए, तो उस घोड़े को वो अंदर ले आए। उस घोड़े में सैनिक छुपे हुए थे, रात में उन्होंने ट्रॉय को बर्बाद कर दिया और जीत लिया। तो भाई क्या प्रफुल्ल पटेल एक ट्रोजन हॉर्स की तरह भेजे गए हैं कि भाई देखो अजीत दादा पवार मान नहीं रहे हैं तो प्रफुल्ल पटेल को कह दो कि भाई तुम भी चले जाओ, जरा अंदर से जाके ध्यान रखना। या फिर अजीत दादा पवार और शरद पवार दोनों एक राय होकर और ये कार्य किया गया है। क्यों? क्योंकि कोई भी राहुल गांधी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में चुनाव नहीं लड़ना चाहता। पिछली बार जब ये सब एक होकर लड़े थे तो आपको ध्यान हो क्या हुआ था, लोकसभा के चुनाव में वहां 48 सीटें हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र। पहले बिहार हुआ करता था, जब वो एकीकृत था तब वहां 54 सीटें हुआ करती थी, लेकिन जब झारखंड अलग हो गया तो बिहार में 40 रह गई और 14 चली गई झारखंड में। तो इस समय 80 सीटें, जहाँ 85 होती थी 80 हो गई,
80 सीटें और यहाँ पर 48 सीटें नंबर 2 पे है महाराष्ट्र। तो इसलिए इसकी बहुत बड़ी एक हम कहेंगे कि महत्ता है, इसका महत्व है। और राष्ट्रीय चुनाव की दृष्टि से मैं ये कहूँगा कि ये जो धक्का है ये शरद पवार को कम, क्योंकि शरद पवार की राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में कुछ बनने वाला भी नहीं था। वो वैसे भी पटना हुए थे, पटना में राहुल गांधी के नेतृत्व को उन्होंने स्वीकार भी कर लिया था। राहुल गांधी के नेतृत्व को स्वीकार करने का भी एक कारण ये बताया जा रहा है, वो दूसरे एंगल है, उस पर आता हूं मैं, क्योंकि राज ठाकरे कह रहे हैं कि ये शरद पवार की ही चाल है। तो ये एक पॉइंट है। अब जो दूसरा पॉइंट आ रहा है वो ये आ रहा है कि भाई सारे के सारे जो एमपीज थे इनके ज़्यादा है भी नहीं, 4 ही हैं। जैसे मैंने बताया 48 में से सीटें जो जीती थी वो टोटल कितनी थी, यानी 23 सीटें, 25 और 23 ये सीटें लड़ी थी भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने एक साथ। 48 में से 25 भारतीय जनता पार्टी ने, 23 शिवसेना ने। भारतीय जनता पार्टी ने 25 में से जीती 23 और शिवसेना ने 23 में से जीती 18, कुल 41 सीटें इन्होंने जीती। और जो बाकी की जो 7 सीटें थी उसका जो ब्रेकअप था वो ये था कि 4 सीटें एनसीपी, 1 सीट कांग्रेस, 1 सीट एमआईएम और 1 इंडिपेंडेंट। यानी वो जो इंडिपेंडेंट है आपकी, वो भी मिल गई बाद में भारतीय जनता पार्टी से। तो अब कोई बहुत बड़ा स्टेक तो है नहीं, स्टेक है कांग्रेस का। राष्ट्रीय चुनाव में स्टेक है कांग्रेस का, स्टेक है राहुल गांधी का। हालांकि मुझे अभी भी ये पता नहीं चल रहा कि भाई राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे कैसे, अभी तो वो डिस्क्वालिफाइड है। लेकिन जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट चलता है आप जानते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट उनको इंटरिम रिलीफ दे दे तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। जब वो तीस्ता सीतलवाड़ को इंटरिम रिलीफ दे सकता है तो राहुल गांधी को क्यों नहीं देगा भाई। तो अब देखिए क्या होता है यहाँ पर कि अजीत दादा पवार का आपको ध्यान हो, जब शरद पवार ने अपनी किताब लॉन्च की थी, उस किताब लॉन्च की पार्टी में अचानक इस्तीफा दे दिया था और उस इस्तीफे के बहाने से पूरा नाटक करके पार्टी पर अपना कब्जा दिखाया था। उस समय भी आपको ध्यान हो तो अजीत दादा पवार अलग थलग पड़े दिखाई पड़ रहे थे। उसके बाद फिर जब दोबारा हमारे शरद पवार जी ने पार्टी में एक प्रकार का पुनर्गठन किया, उसमें भी अजीत दादा पवार को धता बता दी। उसके बाद शरद पवार चले गए पटना। इससे सारे के सारे एमएलए जो हैं, एमपी जो हैं, ये देखिए ये लोग जो हैं जब चुनाव पास आता है ना तो ये अपना भविष्य देखते हैं, ये नहीं देखते कि इस समय क्या स्थिति चल रही। महाराष्ट्र में चुनाव जो है वो अगले साल ही हैं, यानी कि जो राष्ट्रीय चुनाव होंगे उसके 6 महीने बाद महाराष्ट्र में चुनाव होने, तो उनको सबको अपना भविष्य देखना पड़ रहा है कि भविष्य में क्या होगा। वैसे भी जनरल इलेक्शन में कोई है नहीं, जो 4 सीटें जीते थे उनमें से 1 सुप्रिया सुले थी और 3 लोग ऐसे थे जो अपने दम पर कभी भी चुनाव जीत सकते किसी भी पार्टी से। तो दूसरा जो है इसमें एंगल ये बताया जा रहा है, दूसरा मतलब जिसको मैं आधा एंगल बता रहा हूँ कि पूरा का पूरा दबाव जो था वो एमपीज एमएलए का था कि भाई इनको छोड़ो, और अजीत दादा पवार ने इसको कैश किया। ये आधा एंगल। अब जो बड़ा एंगल है वो ये है कि देवेंद्र फडणवीस और अजीत दादा पवार ने मिलकर जो शरद पवार ने गुगली फेंकी थी 2019 में कि उनको आगे करके पहले ये कहा कि भाई तुम शपथ ले लो, हम मिलकर सरकार बना लेंगे, और अंत में यानी कि शपथ लेने के 2-3 मिनट पहले पीछे हट गए। जो कि अभी कुछ ही दिन पहले, 2-3 दिन पहले ही, बल्कि कल भी वो इंटरव्यू चल रहा था रिपब्लिक पे, मैंने देखा था, उसमें उन्होंने बताया
देवेंद्र फडणवीस ने कि किस तरह से इन्होंने वो गुगली फेंकी थी, और ये बताया था कि अभी बहुत सारी चीजें और है जो वक्त आने पे बताऊंगा, तो आज वो बता दी गई। यानी कि गुगली के जवाब में बाउंसर देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार ने ये मिलकर दोबारा ये काम किया है, और इसमें सारा का सारा क्रेडिट देवेंद्र फडणवीस को जाना चाहिए, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पहले शिवसेना को ब्रेक किया और अब उन्होंने ब्रेक कर दिया एनसीपी को। अजीत दादा पवार का स्टेटमेंट ये भी आ रहा है कि वही असली एनसीपी हैं, सिंबल उनके पास ही रहेगा। तो भाई ये जो महाविकास अघाड़ी थी, ये तो महाविनाश अघाड़ी बन गई। संजय राउत को बहुत समय प्रसन्नता हो रही होगी कि संजय राउत ने पहले तो शिवसेना की ऐसी तैसी कराई, और बाद में एनसीपी के शरद पवार के इतना निकट होते हुए उन्होंने उसकी भी एनसीपी करा दी। ये कह सकते हैं कि बिल्कुल उसकी एनसीपी करा दी। एनसीपी की और शिवसेना की, दोनों की एक साथ एनसीपी कराने में हमारे संजय राउत का बहुत बड़ा योगदान माना जाएगा। इसके लिए संजय राउत जो है इस पूरे प्रकरण में पद्मश्री के विजेता बनने के लिए पूरी तरह से हकदार है, पूरी तरह से उपयुक्त है। अब आगे क्या होगा? ये सरकार क्या ऐसे ही चलेगी? मुझे लगता है कि जिस प्रकार की परिपक्वता देवेंद्र फडणवीस में है, उनके पास ये राजनीतिक कौशल है कि वे इसको चला सकते हैं। ये अवश्य है कि देवेंद्र फडणवीस को राष्ट्रीय नेतृत्व ने भी पूरा समर्थन दिया है, और मैं राष्ट्रीय समर्थन से जब बात करता हूं तो मैं आपको ये भी बता दूं कि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देवेंद्र फडणवीस की पीठ के पीछे स्वयं प्रधानमंत्री मोदी ही है। समझदार को इशारा काफी। और कम से कम राष्ट्रीय चुनाव के परिप्रेक्ष्य में मैं ये कह सकता हूं कि यहां अब अवसर है बीजेपी के पास कि वो अब कम से कम 30 सीट पर चुनाव लड़े, और उन 30 सीट पर चुनाव लड़के और अपनी जो संख्या उनकी पिछली बार 23 की थी उसको और आगे बढ़ाए। 30-32 सीट पे यदि चुनाव लड़ती है तो इस समय की स्थिति में वो 30 तक सीटें ला सकती है। 32 सीट लड़ेगी तो 30 अवश्य जीत जाएगी आज की स्थिति में। और वो जीतने के बाद में जो नुकसान और जगहों पर होना है, कुछ स्थानों पर बंगाल में जैसा अपेक्षित है, बिहार में हो सकता है, तो इन स्थानों का जो नुकसान है वो यहाँ से उसकी भरपाई हो सकती है। कर्नाटका में नुकसान अपेक्षित है, कुछ और जगहों पर भी सैचुरेशन बना हुआ है भाई। गुजरात में तो मुझे लगता है 26 की 26 जीत जाएगी, लेकिन राजस्थान में, एमपी में, वहाँ पे भी सैचुरेशन पॉइंट पे तो हो सकता है भाई 2-4 सीटों का वहाँ नुकसान हो, तो वो भरपाई कर सकते हैं यहाँ से 7-8 सीटें ज्यादा निकाल के। तो भाई अब तो ये कहा जाएगा कि सारे तुरुप के जितनी भी बाजियां खेली जा रही हैं इस समय, कई बाजियां खेली जा रही हैं कई स्थानों पर, उसमें जितनी भी गड्डियां हैं, उसमें जितनी भी तुरुप हैं, उनके सारे के सारे एक के समय भारतीय जनता पार्टी के पास है। और राहुल गांधी जी जो है इस पर अभी तक प्रतिक्रिया देने से बच रहे हैं। मुझे लगता है कहीं नीतीश जी नहीं पलट के आ जाएं। भैया नीतीश जी को हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं, वो इतने बड़े पलटू मार हैं, उनके पलटी मार के बिहार में अगर वापस चले आए तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान ही होना है। तो आगे आगे देखिए होता है क्या, तेल देखिए, तेल की धार देखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।